प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 11 जंतु और पादप में परिवहन के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो पहला प्रश्न है वो है कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दी गए कथनों से सही मिलान आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं रंध्र किस में क्या काम आते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक है। रंध्र में क्या है? वाष्पोत्सर्जन में सहायक है। जाइलम जल का परिवहन करते हैं। जाइलम जल का परिवहन करते हैं तो कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। मूल रोम क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। जड़ें, तो ये सही हो जाएगा। फ्लोएम क्या काम करते हैं? भोजन का परिवहन करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। आपको इस तरीके से सही मिलान करना है। यहाँ मिलाया गया भी है, ये भी देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किया हुआ है। पहला है हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खालिस्तान द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों किसके द्वारा होता है? धमनियों द्वारा होता है। ठीक है। आगे हीमोग्लोबिन खालिस्तान कोशिकाओं में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में। आगे है धमनियों और शिराएं खालिस्तान के जाल द्वारा जुड़ी होती हैं, तो वो जुड़ी होती है केशिकाओं के जाल से। आगे हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन खालिस्तान कहलाता है, तो दिल की धड़कन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? दिल की धड़कन। आगे मानव शरीर के प्रमुख उत्पाद खालिस्तान हैं, तो वो है यूरिया। पसीने में जल और खालिस्तान होता है, तो क्या होता है? जल और लवण होता है। वर्कक अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम खालिस्तान कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उसे मूत्र कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वृक्षों में अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने के लिए कार्य में खालिस्तान द्वारा उत्पन्न सहायता करता है, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न जल सहायता करता है। ठीक है। आगे चलते हैं। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। तो पादपों में जल का परिवहन किससे होता है? तो प्यारे बच्चों, पादपों में जल का परिवहन होता है जैसे जाइलम जल, ये होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, जाइलम द्वारा। मूल द्वारा जल के अवशोषण के दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे नीचे पॉलीथीन की थैली से ढक करके। तो पंखे के नीचे रख कर। तो आगे चलते हैं। पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम से, मूलों द्वारा पंखे के नीचे रखकर। यहाँ पर इनके आंसर दिए हुए हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? देखो, पादपों द्वारा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? तो पौधों और जानवरों के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं कार्य करने के लिए विभिन्न आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन कार्यों के दौरान विभिन्न प्रकार के उपयोगी तथा अपशिष्ट उत्पाद बनाए जाते हैं। इन आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करने और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए सामग्रियों का परिवहन आवश्यक है। बिल्कुल। पौधे के अंदर क्या है? भिन्न भिन्न कोशिकाओं को कच्चा उत्पाद भी चाहिए, और जो काम में लेने के बाद जो अपशिष्ट बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना भी आवश्यक है, तो इसलिए परिवहन आवश्यक है। आगे है प्रश्न नंबर 5। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होगा? तो प्यारे बच्चों, पट्टिकाणु जो होते हैं वो थक्का बनाने में सहायक हैं, तो पट्टिकाणु रक्त के थक्के के लिए उत्तरदायी हैं। यदि पट्टिकाणु नहीं हो, चोट लगने पर खून का बहना नहीं रुकेगा, इससे शरीर में रक्त में कमी आएगी और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी खून बहते बहते। रंध्र के क्या कार्य हैं? तो पत्ती की सतह के नीचे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। तो क्या, अगर आपसे पूछा जाए रंध्रों के कार्य बताओ, तो गैसों का विनिमय करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, और वाष्पोत्सर्जन क्रिया करना। आगे है, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों के लिए उपयोगी है? बिल्कुल उपयोगी है। वाष्पोत्सर्जन पौधों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा होता है, जो कि लंबे पौधों और अन्य पेड़ों में पानी के ऊपर चढ़ने के लिए उत्तरदायी है। यानी वाष्पोत्सर्जन जो है वो एक खिंचाव बल लगाता है, अभिकर्षण बल लगाता है, पानी को खींचता है, जिससे पानी ऊपर चढ़ता है। रक्त के घटकों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, रक्त एक तरल है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। रक्त के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। प्लाज्मा, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है।
लाल रक्त कोशिकाएं होती है प्लाज्मा के अंदर, ये लाल रक्त कोशिकाएं जिसको रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, विशेष प्रकार की होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन नामक एक लाल वर्णक होता है। तो आरबीसी होती है, उसमें एक लाल रंग का वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण से खून का रंग लाल होता है। और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है अपने साथ जोड़ करके। इसके बाद में श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त में सफ़ेद रंग की कोशिकाएं जिसको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, ये वाइट ब्लड सेल, ये उन कीटाणुओं से लड़ती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। तो पट्टिकाणु रक्त में थक्का बनाने का कार्य करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो अगर चोट लग जाएगी तो खून बहता रहेगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और प्लाज्मा में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, याद रखोगे, लाल रक्त, सफेद रक्त और पट्टिकाणु। लाल रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है, ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। श्वेत रक्त कीटाणुओं को मारता है, यानी प्रतिरक्षा में सहायक है, और पट्टिकाणु थक्का बनाने में सहायक है। आगे है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। शरीर के प्रत्येक भाग को अपने कार्य करने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हर भाग कुछ अपशिष्ट उत्पाद भी बनाता है, यानी शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक कोशिका को काम करने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हर भाग में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है जिसे हटाने की आवश्यकता होती है। रक्त पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। देखो, पचे हुए भोजन को कौन पहुंचा रहा है? रक्त। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? रक्त। यह शरीर के निष्कासन के लिए अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी करता है। देखो, अपशिष्ट पदार्थ जो बन गए उसको शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। इस प्रकार यह विभिन्न पदार्थों के वाहक के रूप में कार्य करता है। अतः विभिन्न पदार्थों की आपूर्ति के लिए और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए शरीर के सभी हिस्सों को रक्त की आवश्यकता होती है। देखो, रक्त कितना महत्वपूर्ण है। एक तरह से जैसे बस में आप जाते हो ना, शहर जाते हो वापस आ जाते हो, परिवहन का काम करता है ये। आगे है, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक लाल वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति में रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। आगे, हृदय के कार्य बताओ। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने हृदय का चित्र है, ठीक है। इसके कार्य क्या? हृदय एक पंप के रूप में कार्य करता है। यह लगातार धड़कता रहता है। अगर धड़केगा नहीं तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इससे शरीर में रक्त का परिवहन लगातार होता रहता है। रक्त अपने साथ अन्य उपयोगी पदार्थों को भी शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। हृदय फेफड़ों को ऑक्सीजन रहित रक्त भेजता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त प्राप्त करता है। यह रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार तो क्या है, रक्त, हृदय जो होता है वो सिकुड़ता है, बिल्कुल पिचक जाता है, जिससे सारे शरीर में रक्त पंप हो जाता है। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वापस हृदय में आती है और रक्त उसको वापस बाहर निकाल देता है हृदय से। तो एक पंप का काम करता है। जब खून वापस आएगा अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, तो ये फूल जाएगा, फिर भेजेगा तो सिकुड़ जाएगा। इस तरीके से ये धड़कता रहता है। आगे है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? जब शरीर की विभिन्न कोशिकाएं अपने कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बन जाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए विषैले होते हैं, इसलिए शरीर द्वारा इन पदार्थों को उत्सर्जित करना आवश्यक है। यानी शरीर के अंदर जो कोशिकाएं काम करती है तो उनसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वो अगर हमारे शरीर में पड़े रहेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। इसमें 2 वर्कक होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये वर्कक है। इसके बाद में इनसे वर्कक से 2 नलियां आ रही है, इनको मूत्रवाहिनी कहते हैं। और ये कहाँ आ रही है? मूत्राशय में आ रही है। देख सकते हैं आप किस में आ रही है? मूत्राशय में। फिर आगे मूत्र मार्ग है और फिर मूत्ररंध्र है। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। मैं इसको छोटा करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थे अध्याय 11 के अभ्यास के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।